नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह। कानूनी सलाह कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों हम आपके लिए हर रोज नए मेहमानों के साथ बातचीत करते हैं और इस बातचीत में नई नई कानून से जुड़ी हुई जानकारियों को साझा करते हैं और जो कानून है उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज भी एक विषय पर जो कि 3 नए कानून देश में हमारी संसद ने लागू किए हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जावेद अहमद साहब, जो कि सहायक अभियोजन अधिकारी हैं देहरादून। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कानूनी सलाह कार्यक्रम में। सर, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम जो 3 नए कानून जो लागू हो गए हैं उन पर बात करेंगे। नए भारत के लिए इन 3 नए कानूनों की जो लागू हुए हैं ये पुराने कानूनों से कितने अलग हैं, शुरुआत हम इससे करते हैं समझने की। जी, 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो नए कानून हैं 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, जो पुराने कानून की जगह लेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नए कानून होंगे उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो कहीं ना कहीं भारत को एक सशक्त राज्य के रूप में भी स्थापित करेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो ह्यूमन स्टेट की तरफ हमें ले जाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिसमें हम विक्टिम को केंद्र में रखा गया है और न्यायिक व्यवस्था पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि दंड की ओर जा रहे हैं। विक्टिम को न्याय भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है, नया दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोडस ऑपरेंडी जो अपराध करने का तरीका है वो चेंज हुआ है। तो अब हम उस नए टेक्नोलॉजी का भी नए कानून में प्रयोग करेंगे। FSL का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा फोरेंसिक्स और साइंटिफिक एविडेंस के कलेक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ समय से न्याय हो, सुलभ न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले, इसके लिए समयबद्धता का भी प्रावधान किया गया है। अलग अलग तरह की जो प्रोसीडिंग हैं जो चलती हैं उनमें जो समय एक विहित किया गया है कि इसी समय के अंतर्गत आपको कार्रवाई पूरी करनी है, इन सब को हम विस्तार से आगे देखेंगे। अच्छा, नया भारत है और नए भारत के नए कानून, ये कहा जा रहा है कि जो गुलामी की जंजीरें हैं उनसे बाहर निकालने का ये काम करेगा। नए भारत में इस कानून की आवश्यकता को अगर देखें तो कितना ज़रूरी हो जाता था कि इन बदलावों को लेकर, और ये बदलाव समय के अनुसार कितने आवश्यक थे जिनको किया गया है। जी, हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ तक गुलामी और उसकी जंजीर की बात करते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा भारतीय दंड संहिता था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। और ब्रिटिश संसद के द्वारा जो पारित किया गया था तो वहाँ विधायिका का जो आशय था वो अपराध को परिभाषित करना और व्यक्ति को दंड का प्रावधान करना, उसे दंडित किया जाना और एक भय आरोपित करना ताकि लोग अपराध ना करें। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव होता गया उस तरह से देखते हुए विक्टिम को न्याय, उसको न्याय दिलाना, समय से विक्टिम को न्याय मिलना, इस तरह से समय समय पर जो परिवर्तन हुए उसको देखते हुए नए भारत में एक नया कानून पारित किया गया है जो भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया है। और जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित जो कुछ ऐसे शब्द थे जैसे ब्रिटिश कैलेंडर, ब्रिटिश क्वीन और इस तरह से, और भारत को परिभाषित अपने परिप्रेक्ष्य और अपने संदर्भ में किया था, उन सब चीज़ों को हटाया गया है। और नए संसद में जो नए कानून बनाए गए हैं वो भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत सरकार के द्वारा जो नया कानून अधिनियमित किया गया है वो कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानून से अलग है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो नहीं बदला गया है। यानी जो आरोप लगाने वाला है, अभियोजन जो है, उसको आरोप को साबित करना होगा, युक्त संदेह से परे साबित करना होगा। एक्यूज को जो राइट हैं वो राइट अवेल ही रहेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो उनको मिलेंगे ही। तो उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना बदला है, मोडस ऑपरेंडी बदला है सबसे ज़्यादा, तो जब अपराध करने का तरीका बदला तो अपराध को परिभाषित भी अलग से किया गया है। हम दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जैसे चोरी को पहले परिभाषित किया गया था तो चोरी चल संपत्ति का चोरी मानी जाती है। अब चोरी है क्या कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई वस्तु है जो चल संपत्ति है और उसे उसकी सम्मति और उसकी सहमति के बिना हम उसे वहाँ से हटा रहे हैं। और हटाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? सदोष लाभ प्राप्त करना और जो व्यक्ति है जिसके कब्जे में वो संपत्ति उसको सदोष हानि प्राप्त करना, ताकि उसे सदोष हानि हो जाए। तो चोरी का ऑफेंस हो जाता है। अब वो जो चल संपत्ति है उसको जो डिफाइन किया गया था, पहले परिभाषित किया गया था, वो ऐसी संपत्ति होनी चाहिए, चल संपत्ति जो टेंजेबल हो, यानी जिसको हम छू सकें, उसी को हम फिजिकल फोर्स से हटा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि मोडस ऑपरेंडी चेंज हुआ, अब जैसे हमारे विभाग में या किसी विभाग में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब डिजिटल फॉर्म में भी हैं। तो अब जैसे किसी डॉक्यूमेंट को अगर हटाना है
तो उसको फिजिकली अगर हमने हटाया तो चोरी जो आईपीसी में डिफाइन थी और जो चल संपत्ति डिफाइन थी, लेकिन अब तो हम डिजिटल मोड में भी जो हैं उनको हम डिजिटल तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपके लैपटॉप से आपके जो उसमें कस्टडी में है वहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं या हटा सकते हैं या कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गया। तो इस मोडस ऑपरेंडी को जो चेंज हुआ अपराध करने का तरीका, इसको ध्यान में रखते हुए अब जब चल संपत्ति को नए कानून में परिभाषित किया गया है तो उसमें यह कहा गया है कि केवल टेंजेबल तक हम सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें किसी भी डिस्क्रिप्शन का चल संपत्ति आ जाएगी। तो हम इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि नए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। और आपको आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि जो नया कानून हो ये अचानक नहीं बना हुआ है। हम 77 साल आज़ादी के हो चुके हैं, हम इन 77 साल का अनुभव भी हमारे पास है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समय समय पर विभिन्न मामलों में दिशा निर्देश जारी किए गए। उन दिशा निर्देशों के तहत भी विधिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती रही हैं। तो उनको भी नए कानून में रखा गया है, उनको एक लीगलिटी दे दी गई, मतलब कानून के अंदर उसे रख दिया गया। तो अब उसमें एक रूपता आ जाएगी। साथ ही साथ समय समय पर कमेटीज़ भी गठित होती हैं, उन कमेटीज़ के द्वारा भी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट होती है, उसमें रिकमेंडेशन किया जाता है। हम आपको बताते हैं कि जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद JS वर्मा कमेटी की एक रिपोर्ट आई। उस कमेटी के गठन के बाद जब उसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की तो उसके माध्यम से ये बताया गया कि आप अगर कॉन्जुगल ऑफेंस कहीं हो रहा है, उसकी सूचना मिल रही है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि उस पर थाने का जुडिक्शन है कि नहीं है, उसे क्या किया जाए, दर्ज किया जाना आवश्यक है। तो अब इसे नए कानून में अच्छी तरीके से परिभाषित कर दिया गया है और नए कानून में इस बात को स्पष्ट रूप से रख दिया गया है कि अब हम जो क्षेत्राधिकार है उस पर विचार किए बिना ही संज्ञेय अपराध की अगर सूचना मिल रही है तो उसे हम दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो समय के साथ साथ जो बदलाव आया है और जो टेक्नोलॉजी का दौर आया है और लॉ कमीशन और इन सब की जो रिपोर्टें आई उन सब पर काम करते हुए साथ ही साथ इस पर जो काम किया गया, लगभग 4 साल का समय लगा है और ओपन प्लेटफॉर्म पे इस पे सुझाव भी मांगे गए हैं और इस पे डिबेट भी हुए हैं। तत्पश्चात जाके ये कानून बना है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कानून बनाने का और एक बेहतर प्रक्रिया लाने का, ताकि न्याय सुलभ हो सके और पीड़ित को न्याय मिल सके और साथ ही साथ जो न्याय हो वो समय से मिल सके, इन सबको ध्यान में रखते हुए नए कानून में बेहतरीन प्रावधान किए गए हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपने समझाया। और मैं अब इन तीनों कानूनों को अगर अलग अलग तरीके से देखते हैं तो सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता, है ना। इसकी अगर हम बात करें 2023 में जो कि लागू हो गया है सर, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इससे कितना बदल जाएगा जो पिछला जो कानून था, इस कानून ने किस कानून की जगह ली है और जगह लेने के पीछे की वजह क्या है। अब यह कानून भारतीय न्याय संहिता अगर लागू हुआ है तो इससे क्या कुछ चेंजेस देखे जाएंगे नए भारत के अगर दौर की बात करें? जहाँ तक भारतीय न्याय संहिता है, ये अधिनियम जो है भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा। अब अगर हम देखें तो इसमें कुछ नए ऑफेंस परिभाषित किए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आवश्यकता थी और जो हमारा जो नया कानून है उस कानून के तहत हम एक सशक्त राज्य की तरफ जा रहे हैं। तो सशक्त राज्य की तरफ कैसे जा रहे हैं, आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जैसे संगठित अपराध से संबंधित नए अपराध जोड़े गए हैं। अब संगठित अपराध क्या है कि अपराध करने वाला जो है वो एक संगठन के रूप में अपराध कर रहा है और उसका जो पर्पज है वो कहीं ना कहीं उस अपराध के माध्यम से धन अर्जित करना है। अब वो जब धन अर्जित करता है तो उस धन अर्जन के प्रभाव से क्या होता है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उसका समाज में जाता है और समाज में जब एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में वो उभरता है तो एक सिंडिकेट ऑफेंस करने वाला वो एक तरह से उस सिंडिकेट ऑफेंस को करने के लिए लोगों को नियोजित भी करता है, बालकों को भी नियोजित कर लेते हैं कहीं ना कहीं अपने बचाव में आने के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो उन संगठित अपराध को भी परिभाषित करके और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। तो इस नए प्रावधान से ये होगा कि एक सशक्त राज्य की ओर हम जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे एक नई धारा 152 जो काफ़ी डिबेटेबल रही है, जो पहले 124A के रूप में राजद्रोह के रूप में परिभाषित थी, जो भारतीय दंड संहिता में परिभाषित थी, अब उसे हमने 152A में लाए हैं। हम 124A पे आगे भी देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ हम कैसे गए हैं, लेकिन 152 जो लाने का पीछे मकसद है वो ये है कि 124A को तो हमने डिलीट किया, उसे समाप्त किया, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में हमने 152 को इसलिए रखा कि कोई भी कृत्य मतलब कि कोई मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है तो वो मौलिक अधिकार जो है वो निर्बंधित भी है। 19 में आर्टिकल 19 में जहाँ आपको संविधान के द्वारा एक अधिकार दिया गया है कि राइट टू स्पीच है, तो वहीं उसी आर्टिकल के अंतर्गत
शांति व्यवस्था, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक रीजनेबल ग्राउंड के बेस पर हम उस पर निर्बंधन भी लगा सकते हैं। तो अब चूंकि जो फंडामेंटल राइट है वो हमें स्टेट से ही प्राप्त है, स्टेट्स की एजेंसी है। अब अगर स्टेट ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोगों का राइट कैसे सुरक्षित रहेगा? तो स्टेट भी सुरक्षित रहना चाहिए, यानी लोगों के फंडामेंटल राइट को मेंटेन करते हुए स्टेट को भी एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया जाना आवश्यक था। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जो भारत की संप्रभुता, उसकी एकता, उसकी अखंडता को प्रभावित करती हो, उसको प्रभावित करने के आशय से किया जा रहा हो, तो ऐसे कृत्य को रोकने के लिए भी नए कानून में हमने बीएनएस में ये अपराध सृजित किए गए हैं। साथ ही साथ अब चूंकि मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ है, तो आप ये देखें कि अपराध करने का जो तरीका वो फिजिकली अब नहीं रहा। अब हम टेक्नोलॉजी के यूज से भारत से बाहर रहकर भी हम किसी को अबेट कर सकते हैं इंडिया में कोई अपराध करने का। तो इस संबंध में भी बीएनएस में एक नई धारा 48 जोड़ दी गई है, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि अगर भारत से बाहर रहकर कोई व्यक्ति भारत में किसी अपराध को करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करता है तो ऐसा व्यक्ति भी उस अपराध के लिए लायबल होगा। तो इस तरीके से हम उस देश से, जिस देश में वो रह रहा है, जहाँ से वो अपराध कर रहा है, उस देश के साथ हम संपर्क करके एमएलएटी प्रोसेस और अदर विधिक प्रक्रियाएं होती हैं उसका हम पालन करते हुए उस व्यक्ति को भी पनिश्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक सशक्त राज्य की तरफ भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ह्यूमन स्टेट की हम बात करें तो ह्यूमन स्टेट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो दंड है, जो पहले दंड को परिभाषित किया गया था तो 5 तरह के दंड थे। अब उसमें एक सामुदायिक सेवा के रूप में नए दंड को जोड़ा गया है। अब छोटे मामलों में जो ऐसे छोटी चोरियां हैं जो 5,000 से नीचे तक के मामले हैं, ऐसे मामले और कुछ अन्य मामले में हैं जो कुल बीएनएस में 6 ऐसे अपराध हैं जिनके मामले में हम सामुदायिक सेवा का दंड दे सकते हैं। तो सामुदायिक सेवा का दंड क्या है वो डिसाइड कोर्ट करेगी कि कौन सा दंड उसे दिया जाए। और वो दंड बीएनएसएस में बताया भी गया है कि वो डिसाइड कोर्ट के द्वारा की जाएगी। और कोर्ट मतलब समाज में कहीं भी एक सोशल वर्क करने के लिए उसे आदेशित किया जाएगा। अच्छा। जिसके लिए उसे कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा और वो एज ए पनिशमेंट के रूप में होगा। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो सोशल वेलफेयर की तरफ भी हम जा रहे हैं। साथ ही साथ जो 124A को हमने डीक्रिमिनलाइज किया उसके पीछे यही मकसद था कि हम जो देश की जनता है उसको जो राइट टू स्पीच मिला हुआ है वो राइट टू स्पीच मेंटेन रहे। वो राज्य के जो कृत्य हैं और राज्य के जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है, जो योजना की जाती है, जो उनके द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, उसका हम अपने एक दायरे में, लिमिट में रहते हुए उसका हम आलोचना कर सकते हैं। आलोचना एक अच्छी चीज़ है जब तक वो साफ नियत से की जाए, तो वो एक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर वही आलोचना उसके पीछे आपका बोनाफाइड इंटेंशन ना होकर मलाफाइड इंटेंशन हो जाता है, देश की एकता और संप्रभुता और एकता को विखंडित करने के आशय से कोई कृत्य कर रहे हैं, तो उसी को बैलेंस करने के लिए ही 124A को हटाया गया और 152 को जो नई धारा है उसको जोड़ा गया। तो इस तरीके से हम सोशल वेलफेयर की तरफ भी जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम आपको बताना ही चाहेंगे कि मॉब लिंचिंग एक नई धारा जोड़ी गई। मॉब लिंचिंग जो मर्डर में ही मर्डर के पनिशमेंट सेक्शन में ही दिया गया है। अच्छा। अब वो जो मॉब लिंचिंग है वो है क्या? एक्चुअली वो मर्डर ही है। अच्छा। हत्या ही है। लेकिन हम हत्या को 302 149 में रखकर हम कानून के प्रक्रिया के तहत अगर किसी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है तो हम उसे पनिष्ट कर सकते थे। लेकिन इस नए कानून को लाने के पीछे जो मकसद था वो मकसद ये था कि जो मर्डर है उसका मोटिव क्या है। हर मर्डर का मोटिव अलग होता है। कहीं जमीन का मामला है, कहीं ऑनर किलिंग का मामला है, कहीं और भी मामले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मोटिव है वो मोटिव क्या है? एक सोसाइटी, एक रिलीजन, एक कास्ट बेस पे कोई सोसाइटी है, उसके 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर किसी अदर व्यक्ति को किसी अदर रिलीजन का होने के नाते, अलग क्षेत्र का होने के नाते, अलग जाति का होने के नाते, अच्छा। अलग मजहब का होने के नाते, इन सब के आधार पर हम मर्डर कर रहे हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की हत्या के साथ साथ समाज की भी हत्या है। जी। समाज में जो हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, एक जो उनके बीच में जो सामंजस्य एक रहना चाहिए, एकता की एक भावना होनी चाहिए, वो भावना रहनी चाहिए। तो इस मर्डर में क्या है कि उस भावना का भी हम हत्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस नए कानून के माध्यम से, मॉब लिंचिंग के माध्यम से हम केवल हत्या करने वालों को ही पनिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि आप अगर इस मोटिव के साथ अगर हत्या कर रहे हैं तो आपका जो ये मोटिव है, जो रिलीजियस बेस पे, रेस बेस पे, रिलीजन बेस पे जो आप कृत्य कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज की एकता को विखंडित करेगा, अलगाव उत्पन्न करेगा, तो और उनके बीच में दूरियां और बढ़ेंगी। तो हम उसको पनिश करना चाहते हैं।
हम उसको सेंटर में लाना चाहते हैं कि इस मोटिव के नाते इसे पनिश किया जाएगा और इसमें पनिशमेंट जो होगा और इन्हांस होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम सोशल वेलफेयर की तरफ भी जा रहे हैं। ये हमारा बीएनएस में जो प्रावधान है उसके संबंध में हम बता सकते हैं कि किस तरह से सशक्त राज्य की तरफ गए और किस तरफ से हम लोग उसको एक सोशल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते हुए हम एक ह्यूमन स्टेट की तरफ भी जा रहे हैं। आपसे दूसरा कानून आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये किस तरीके से इसने पुराने कानून की जगह ली है और इसमें सर कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि नागरिक सुरक्षा, जैसे हम देखें कि एक नाम से कई चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन इसको पूरे डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे और एक कितना बदलाव हम सबके जीवन में भी लाएगा। बीएनएसएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 थी उसकी जगह लेगा। अब दंड प्रक्रिया संहिता में ही दंड शब्द है, यानी वहाँ जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो दंड देने के एक उद्देश्य से है। यहाँ नागरिक सुरक्षा शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर बदलाव हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय नागरिक संहिता कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो मूवमेंट में कब आता है, जब कोई ऑफेंस होता है और उस ऑफेंस की जैसे ही सूचना मिल जाती है, जैसे ही थाने पे उस ऑफेंस की सूचना मिलती है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होता है वो मूवमेंट पे आ जाता है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सब पार्ट हमारे जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी है, हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी है और साथ ही साथ हमारा जुडिशरी भी है। तो अब ये जो मूवमेंट में आते हैं तो अब सबसे पहले वो सूचना जो है उसके संदर्भ में नया बदलाव लाया गया। नया बदलाव जो पहले ललिता कुमारी के केस में मैंडेटरी किया गया कि आप संज्ञेय अपराध की सूचना को लिखेंगे, अगर उसे आप मना नहीं कर सकते। फिर जीरो FIR का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, हम उसे कानूनी रूप दे दिए। अब इस नए कानून के तहत जीरो FIR हो सकता है। साथ ही साथ चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है तो हम अपनी FIR को EFIR भी कर सकते हैं। अब EFIR के संदर्भ में ऐसे देखें कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उसमें एक प्लेटफॉर्म चला हुआ है, हेल्पलाइन नंबर चलता है जिसपे आपके खाते से अगर पैसे जा रहे हैं फौरन उस पर अगर कंप्लेन करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि अगर वो फ्रीज कर सकते हैं उस अकाउंट को, तो फ्रीज कर लेते हैं तो कम से कम न्याय मिल जाता है, विक्टिम को उसके पैसे वापस हो जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए और चूंकि टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज होना चाहिए। एक व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं है पर्सनली जाके थाने पर ही FIR दर्ज करे। अगर उसके पास इक्विपमेंट है और ऐसी सिचुएशन है कि उस सिचुएशन में वो तुरंत FIR कर सकता है, घर बैठे ही कर सकता है, तो वो EFIR भी कर सकता है। तो EFIR के कॉन्सेप्ट को भी लाया गया है। अब EFIR में ऐसा भी ना हो कि कोई EFIR बेवजह ऐसे ही करने लगे, तो इसीलिए EFIR सूचना के रूप में संग्रहित की जाएगी और 3 दिन के अंदर जो EFIR करेगा उसे जाकर साइन करने होंगे थाने में, फिर वो FIR के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से EFIR लाया गया। साथ ही साथ BNSS में जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी लाई गई। अब जवाबदेही क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, तो उसमें आप देखेंगे, आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जवाबदेही को और ट्रांसपेरेंसी को इसमें लाया गया है। अब जैसे ट्रांसपेरेंसी में हम अगर देखें तो जब किसी अपराध के होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान या उस दौरान हम जो भी सर्च एंड सीज करते हैं एज ए एविडेंस, या फिर उस किसी भी विधिक कार्रवाई के लिए हम किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से उसके जो कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट्स है उसकी हम सर्च कर रहे हैं, उसकी हम सीज कर रहे हैं, तो अब उस सब सर्च सीजर जो किया जाएगा वो सारी प्रक्रिया को अब एक नई धारा जोड़ दी गई है BNSS में, जो धारा 105 है, उसके तहत हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी कर दिया है। तो इस तरीके से एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। और साथ ही साथ अगर हम आगे देखें तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि BNS में जो संगठित अपराध बनाए गए हैं, उन संगठित अपराध से अगर किसी ने प्रॉपर्टी बनाई है तो उस प्रॉपर्टी पे क्या मतलब प्रक्रिया होगी, उस प्रॉपर्टी को कैसे हिट करेंगे, क्योंकि संगठित अपराध करने वाले का जो उद्देश्य है वो क्या, धन अर्जित करना है। धन अर्जित करके वो प्रॉपर्टी बनाता है, तो जब तक उसकी प्रॉपर्टी को हम हिट नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के प्रति हम कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हमारा जो विधि है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो उसके लिए भी BNSS में धारा 107 एक नई धारा जोड़ दी गई, जिसके तहत ये हुआ कि अगर IO को लगता है कि किसी अपराध की विवेचना में लगता है कि इसी अपराध से कोई संपत्ति बनाई गई है, तो वो एक एप्लीकेशन मूव करके उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है। अब इस संपत्ति को जब कुर्क की जाएगी तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर देते हुए जिसकी संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा। लेकिन इसका प्रयोग क्या होगा, इसका प्रयोग होगा कि उस अटैचमेंट प्रॉपर्टी को उस अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति है या अगर कई पीड़ित हैं तो उनको उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद उस प्रॉपर्टी से जो भी बेचने के और प्रक्रिया के पश्चात जो भी धन अर्जित होगा
उसको हम विक्टिम को कंपनसेट भी करेंगे। तो इस तरीके से इस उसको प्रावधान भी से वो हम मिल जहाँ एक तरफ हिट कर रहे हैं संगठित अपराध को, दूसरी पीड़ित को तरफ ये उसी वाला से न्याय भी पीड़ित मिल को रहा हम न्याय भी दिला रहे हैं। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो बीएनएसएस में इस तरह से नए नए प्रावधान आए हैं जो काफ़ी व्यापक बदलाव लाएंगे, और साथ ही साथ समयबद्धता भी की गई है हर प्रक्रिया को एक समय के साथ, जो हम आगे देखेंगे कि समय कैसे विहित प्रक्रिया में समय विहित की गई है और उसी के तहत हमें न्याय सुलभ कर। अब सर तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये साक्ष्य अधिनियम में सर ये किस तरीके के बदलाव हैं साक्ष्यों को लेकर, और इसमें इसे हम कैसे समझ सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो कैसे समझ सकते हैं और इसका कैसे लाभ वो ले सकते हैं? जी, जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो 1872 पहले हमारी थी, अब उसकी जगह हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा व्यापक बदलाव नहीं आया है। अच्छा। इसमें जो व्यापक बदलाव है टेक्नोलॉजी का है, यानी जो हमारा डिजिटल एविडेंस है, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं जी उनको कहीं ना कहीं विधिक मान्यता दी गई है। जी और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जब प्रिंट के रूप में या इस रूप में आते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट और एक आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है। हर डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई होता है। डिजिटल के फॉर्म में ये है कि डिजिटल का जो प्राइमरी एविडेंस है और जो सेकेंडरी एविडेंस है, तो सेकेंडरी एविडेंस जब हम डिजिटल एविडेंस का देते हैं तो उसमें 65B का एक प्रमाण पत्र की बात करते हैं कि ये हमारी अभिरक्षा में था, इसमें किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो वह व्यक्ति देता है इस बात का प्रमाण कि जिसके कब्जे में वो चीज़ है। लेकिन अब प्राइमरी जो एविडेंस है उसके दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया है। वो दायरा इस तरह से बढ़ा हुआ है कि जैसे अगर हम अपनी मोबाइल से किसी का अगर फोटो खींचे तो उस मोबाइल में जो फोटो है वो आपका प्राइमरी है, उससे हमने प्रिंट करके निकाला या हम किसी अन्य माध्यम में संचालित उसको किया, कहीं उसको इस्तेमाल रखा, किया हाँ, उसको। तो वो जो सेकेंडरी कॉपीज है वो सेकेंडरी कॉपीज हो जाएगी। तो फिर इस मोबाइल वाले को धारक को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि हमारे इसी मोबाइल से हमने इसे दिया है, इसको बनाया नहीं गया है, उसी में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। अब इसमें साथ साथ ये हुआ है कि अगर हम इस मोबाइल से लाइव कोई टेलीकास्ट कर रहे हैं, एक तरह से हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कहीं स्टोर हो रहा है साइमल्टेनियसली और वो प्रसारित भी हो रहा है, तो जहाँ जहाँ है वो सब अब प्राइमरी एविडेंस में आ जाएगा। अब पहले ये ऐसा नहीं था, तो प्राइमरी एविडेंस का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। डिजिटल एविडेंस को विधि में एक स्थान दे दिया गया है टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी के साथ। और इस तरीके से मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो भी बदलाव हैं वो टेक्नोलॉजी के ही रूप में देख सकते हैं। जी 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 सर, तीनों कानूनों को आपने बेहतर तरीके से समझाया। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इसमें कि अगर हम देखें कि अब पुलिस की कार्यप्रणाली या फिर किस तरीके के नए अपडेट आ जाएंगे, उसको लेकर सर किस तरीके से काम चल रहा है? क्योंकि हमारे जो पुलिस हैं, चाहे ऊपर अधिकारी से लेकर और जो पूरी एक चेन है, वो कैसे इसको सीख रही है और इस पर आगे किस तरीके का अपडेट आएंगे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर अगर बात की जाए। अब अगर इसे हम देखते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली तो काफ़ी बदलेगी। 0 FIR तो हम पहले भी करते थे, लेकिन अब चूंकि विधिक मान्यता मिल गई है अब 0 FIR भी करेंगे। अब जो नया कॉन्सेप्ट EFIR का आया है, तो अब EFIR एक नई प्रणाली आ गई, तो अब हमें एक नया डेवलपमेंट करना होगा। EFIR करने के लिए एक पोर्टल तैयार करना होगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक मतलब हमारा अपना एक ओपिनियन और एक व्यू है, सुझाव है, वो हम ये दे सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर मतलब चाहे तो ऐसा कर भी सकती है कि हम EFIR के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि चूंकि 3 दिन में उस पर साइन भी करने हैं, अब EFIR करने वाला कहाँ है और वो उसका किस थाने में दर्ज होगा EFIR, वो कब 3 दिन में पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी ऐसी आ सकती है। तो इसके लिए हम ऐसा एक पोर्टल बनाएं कि जो पोर्टल पूरे भारत के लिए एक हो, और उस पोर्टल में जो EFIR कर रहा है उसकी ईमेल ID, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, आधार नंबर और साथ ही साथ उसका एड्रेस, और वो विदिन 3 डेज किस पुलिस स्टेशन के पास अवेलेबल हो सकता है, पहुंच सकता है वो साइन करने के लिए, ताकि वो FIR के रूप में दर्ज हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसका अगर ये डाटा ले लेते हैं तो चूंकि अब 0 FIR है, हम किसी भी थाने में संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करा सकते हैं। तो अब अगर उसने EFIR की तो उस EFIR की कॉपी ऑटोमेटिकली जो उसका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जहां वो है रिजाइड कर रहा है, वहां वो चला जाए थ्रू ईमेल, मतलब इस पोर्टल के ही माध्यम से वो वहां जाकर साइन कर दे, वो FIR के रूप में उस थाने में दर्ज हो जाए। अगर उस थाने का ही जुरिडिक्शन है तो वो अपना मुकदमा दर्ज कर ले, अगर उसका जुरिडिक्शन नहीं है तो 0 FIR में दर्ज कर ले। फिर उसकी तहकीक करने के पश्चात किसका जुरिडिक्शन कहाँ बनता है, वहाँ
प्रेषित कर दी जाए, फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो इस तरीके से एक नए पोर्टल्स को हमें बनाना होगा। साथ ही साथ जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसकी जवाबदेही बढ़ी है। वो जवाबदेही ऐसे बढ़ी हुई है कि अब इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन की सूचना भी आपको 90 दिन के अंदर विक्टिम को देना होगा, वादी को देना होगा कि आपके मामले में क्या किया गया, क्या कार्रवाई की गई और हम किस रिजल्ट तक पहुंचे हुए हैं। ये 3 महीने 90 दिन के अंदर आपको उसको पूरी बात बतानी है कि मतलब आपको इतना तो बताना ही है कि आपके मामले में क्या हमने किया। ठीक है, ये सूचना उसे देनी है। और जवाबदेही के रूप में आपने देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग सर्च सीजर के दौरान किया जाना है, तो उस कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा। तो अब उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि पर्सनल मोबाइल से बहुत दिनों तक मतलब जब तक अभी नहीं है, इसलिए मोबाइल को प्रेफरेंस भी दिया हुआ है नए एक्ट में, नए कानून में। लेकिन जब तक नहीं है तब तक पर्सनल मोबाइल से करेंगे। लेकिन हमें उन्हें ऐसा मतलब मोबाइल या अदर इंस्ट्रूमेंट इस तरह से जिसमें ऐप हो, एक ऐप बनाया जाए, आईओ ऐप लॉन्च किया जाए। उस आईओ ऐप में ऐसी व्यवस्था भी रखी जाए कि वो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली जो है CCTNS जो हमारी प्रणाली है उस पे जाके संग्रहित हो जाए, या फिर कोर्ट तक भी वो चीज़ पहुंच जाए। तो हम एक कोऑर्डिनेशन करके इस चीज़ को हम कार्यप्रणाली को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अभी पुलिस विभाग के द्वारा जनपद देहरादून में भी हेड कांस्टेबल से लेके एडिशनल SP और SP तक के लोगों का ट्रेनिंग दिलाया गया और 4 चरणों में और 5-5 दिन की ट्रेनिंग दी गई और विस्तार से ट्रेनिंग दी गई। साथ ही साथ हमारे अभियोजन विभाग के द्वारा भी एक डायरेक्शन दिया गया अभियोजन निदेशालय की तरफ से प्रत्येक जनपद के प्रभारियों को कि वो अपने स्तर से अपने जिलों पर जितने भी प्रोसिक्यूटर हैं वो इनका अध्ययन करें, आपस में डिस्कशन करें और 1 घंटा शाम को क्लासेस लगाएं, ताकि आप कानून को बेहतर समझ सकें और ताकि आप कोर्ट को भी अच्छे से असिस्ट कर सकें। साथ ही साथ पुलिस विभाग और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी असिस्ट कर सकें कि नए कानून किस तरह से उनकी प्रक्रियाएं हैं और क्या नए कानून होंगे, कौन सी नई धारा अप्लाई की जाएगी, मुकदमा किस में दर्ज होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, हर विभाग अपने अपने स्तर पर इस पर काम कर रहा है। यहाँ पर सर ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इसमें कहा गया है कि दंड पर केंद्रित नहीं है बल्कि न्याय पर केंद्रित है। इसको हम थोड़ा सा कैसे समझे हमारे दर्शक की, दंड नहीं है न्याय मिलेगा, तो न्याय शब्द से ही लगता है कि दंड और न्याय में ये दोनों शब्दों का फर्क है। जी देखिए, आपराधिक विधि में तो दंड तो उसका एक बेसिक एसेंशियल है, क्योंकि अपराध है ही तो वह कृत्य जिसको राज्य ने क्या किया है, दंडित बनाया है, तो दंड तो मिलना ही है। लेकिन अब जहाँ तक न्याय की बात है तो न्याय को हम केवल विक्टिम के साथ ही ना जोड़ें, न्याय जो है वो विक्टिम को मिलना चाहिए, एक्यूज को भी मिलना चाहिए। तो अगर हम विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो विक्टिम को न्याय मिलने का तात्पर्य है कि उसको समय से न्याय मिले और उसके मामले में जो अपराध हुआ है उस अपराधी को दंडित किया जाए, साथ ही साथ उस अपराध से जो उसको क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाए। तो नए कानून में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात की गई है। ये पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया था कि खासकर महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों के मामले में कि आप महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध अगर हो रहा है तो आप पहले उसे कंपनसेट करिए, उसकी क्षति दीजिए। दंड देना तो वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अपराधी को जो कार्रवाई की जाएगी लास्ट में जाकर जो उसका एक्विटल और जो कन्विक्शन होगा उसके आधार पर उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन जो अपराध है जिससे उसको क्षति हुई है विक्टिम को, उसको कंपनसेट किया जाना जरूरी है। साथ ही साथ विक्टिम को कंपनसेट करने के साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जो नया प्रावधान है उस प्रावधान में यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी अपराध होने के बाद हमारा प्रथम दायित्व यह है कि हम विक्टिम की शिनाख्त करें कि इस अपराध से कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभावित हुआ है, जो विक्टिम है, हम ताकि उसे कंपनसेट कर सकें। क्योंकि बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि अपराधी नहीं मिलते, अपराधी ट्रेस ही नहीं होते, या कभी कभी ऐसा होता है कि अपराधी मिल गए लेकिन जो प्रोसीडिंग है जो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स, यानी हम युक्ति संदेह के परे हमें साबित करना होता है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते, हम साबित अगर नहीं हो पाता है मामला तो उसे दोष मुक्ति मिल जाती है। तो उसकी दोष मुक्ति हो जाने मात्र से ऐसा नहीं कि विक्टिम को न्याय नहीं मिलना चाहिए, विक्टिम को कंपनसेट तब भी मिलना चाहिए। तो हमें विक्टिम को शिनाख्त करनी है और विक्टिम को कंपनसेट भी करना है। बिल्कुल ठीक बात। और एक्यूज के नजरिए से अगर देखें तो जो आपकी जवाबदेही तय की गई है,
जो आपकी ट्रांसपेरेंसी लाई गई है वो कहीं ना कहीं एक्यूज के साथ न्याय है कि जो सर्च सीजर होगा उसकी वीडियोग्राफी होगी। जी, तो ये तमाम चीज़ें हैं सर। और जो तीनों कानून हैं इनका हमारे जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और कैसे इनमें बदलाव है, आपने बहुत डिटेल में बताया सर। आप अपना कीमती वक्त लेकर कानूनी सलाह कार्यक्रम दूरदर्शन उत्तराखंड में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज हमने जाना 3 नए कानूनों के बारे में, ये हमारे जीवन में कितना बदलाव लाएंगे और बहुत ज़रूरी है दर्शकों कि हम इनको समझ सकें ताकि हमारे जीवन में न्याय, बदलाव और जो हमारे जो अधिकार हम उनको भी इस कानून के माध्यम से समझ सकें और हम और लोगों को भी समझाएं ताकि जो 3 नए कानून नए भारत में आए हैं ये हमें और हमारे जीवन में कितना बदलाव लाएंगे और कितना हमें न्याय दिलाएंगे। कानूनी सलाह कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।